नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है व्यंजन संधि। इससे पूर्व स्वर संधि और उसके भेदों पर वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखकर स्वर संधि के भेदों तक अध्ययन कर लिया होगा। आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन को सामान्य रूप में आप जानते हैं, व्यंजन जो होते हैं क ख होते हैं, स्वर जो हैं अ आ ई होते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा में किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन संधि किसे कहते हैं तो आपको क्या कहना है? व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो व्यंजन के बाद, यदि व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो, या व्यंजन के बाद स्वर आए तो। समझ गए होंगे? व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आए तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल कहते हैं बच्चों। जैसे आपने स्वर संधि सीखा, स्वर को एच कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब हल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हल जो है माहेश्वर सूत्र में आए ह से लेकर ल के बीच के वर्णों से संबंधित है। अर्थात हल के अंतर्गत जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें हल जो प्रत्याहार है उस हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। इसलिए व्यंजन संधि का नाम है हल संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा आप जान चुके हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो जो परिवर्तन होगा उसको व्यंजन संधि कहा गया है। व्यंजन को हमने हल संधि कहा क्योंकि हल एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब जैसे कि हमने परिभाषा बताई कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो उसको व्यंजन संधि कह दिया। अब जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, सत धन आचार, सदाचार। अब आपको क्या देखना है? सत जो तौ है ना बच्चों, इसमें हलंत है। ये हलंत आना बहुत जरूरी है। ये तौ में जो हलंत है यही बता रहा है कि यह व्यंजन संधि है। तभी तो हमने बोला व्यंजन के बाद, तो यहाँ व्यंजन होना बहुत जरूरी है। व्यंजन के बाद जो आ आया यहाँ तो स्वर आ गया, यहाँ पर व्यंजन भी आ सकता है। परिभाषा क्या बोलती है? व्यंजन के बाद तौ व्यंजन है, तौ में हलंत है इसलिए तौ व्यंजन है। अगर तौ में हलंत नहीं होता तो तौ स्वरांत हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। तौ के आगे औ मान करके तौ स्वर हो जाएगा, हलंत है तो व्यंजन हो गया। तो कहने का मतलब जो पहला जो तौ है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक व्यंजन में क्या होगा? हलंत होगा, तभी ये व्यंजन संधि कहलाई जाएगी। यहाँ पर हलंत होना बहुत जरूरी है। जो तौ में हलंत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो भी अक्षर होगा उसमें हलंत होना आवश्यक है, इसलिए इसका नाम व्यंजन संधि है। क्योंकि व्यंजन के बाद जो भी आएगा व्यंजन के बाद आएगा। यहाँ पर व्यंजन के बाद क्या आ जा रहा है? आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने बोला था व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, तो यहाँ पर स्वर आ रहा है। समझ गए होंगे? सत धन आचार सदाचार बन गया। तो नया क्या है? स्वर संधि से डिफरेंट अलग क्या है? अलग ये है बच्चों, जो सत है, तौ है, यहाँ पर हलंत है, और स्वर संधि में ऐसा हलंत कहीं पर नहीं था। इतना ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर क्या था? स्वर होना, स्वर संधि में स्वर होना है,
यहाँ पर व्यंजन होना है, बात खत्म। आप व्यंजन संधि की परिभाषा जान चुके हैं। आप व्यंजन संधि के उदाहरण को, एक उदाहरण के द्वारा आप व्यंजन संधि की परिभाषा को क्लियर कर चुके हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम की चीज है आपके लिए। अब हम बताएंगे आपको व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि हल संधि कहते हैं, आप जान चुके हैं। एक बार और दृष्टि लगा लीजिएगा, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। अब हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल एक प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र में, तो उनमें से एक प्रत्याहार हल होता है। उस हल प्रत्याहार ह से ल तक सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन संधि का नाम हल संधि रखा गया। बात खत्म। एक बार व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, अर्थात व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन के बाद आना चाहिए, ठीक है ना। व्यंजन क्या होता है? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स मू दंती स दंती स ह अक्षर त्र ज्ञ, ये हैं व्यंजन। इन व्यंजनों के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, जो भी परिवर्तन होगा उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, ये मालूम हो चुका है। उदाहरण देख लीजिएगा। इससे पूर्व मैंने एक उदाहरण से आपको व्यंजन संधि समझाई थी, यहाँ पर हम आपको 3 उदाहरणों से समझाने जा रहे हैं। जैसे उत्धन लास, ये उल्लास जो लिख दिया है यहाँ पर गलत लिख दिया है, उत्धन लास उल्लास है, ठीक है। तो है, देखिए तो व्यंजन है, तो का व्यंजन हो गया, होने के कारण यह व्यंजन संधि है। दूसरा अपधन ज, अब जो बन गया बच्चों, ये प हलंत है, इसलिए व्यंजन संधि है। मुझे क्या दिखाना है आपको, इन 3 के 3 उदाहरणों में व्यंजन संधि क्यों है? क्योंकि तो में हलंत होने के कारण व्यंजन है, इसलिए इसका नाम व्यंजन संधि हो गया। प में हलंत है, व्यंजन संधि हो गया। क में हलंत है, व्यंजन संधि हो गया। तो उत्धन लास, ये उल्लास को हटा करके उत्धन लास कर लीजिएगा बच्चों। उत्धन लास, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही रह जाएगा नहीं तो। उत्धन लास बराबर उल्लास, ठीक है। अपधन ज बराबर अपज, दिक धन गज बराबर दिग्गज। ये क्यों, कैसे, क्या हुआ, अभी आपको और अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो व्यंजन संधि आपको समझ में आ चुकी है, व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण आपको समझ में आ चुके हैं, और इतना समझ में आ चुका होगा कि स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर क्या हो रहा था, ये भी समझ में आ चुका होगा। अब व्यंजन संधि के प्रकार में आ जाते हैं। व्यंजन संधि के बहुत प्रकार हैं, आपको उनको सामान्य रूप में बताया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से व्यंजन संधि के 3 भेद बताए जाते हैं बच्चों। एक स्तुत्व संधि, ये पढ़ना नहीं आएगा आपको, देख लीजिएगा। स्तुत्व संधि है ये, अभी आपको कैसा इसको लिखा है मैंने वो बताऊंगा। ये तालव्य स है, फिर चू है, तो है, वह स्तुत्व संधि। क्या पढ़ा मैंने? स्तुत्व संधि, तालव्य स है ये, तालव्य स और चौ में ऊ की मात्रा आधा, तो वह स्तुत्व संधि। व्यंजन संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, आपको ये 3 भेदों को पहले जानना है अच्छे से। स्तुत्व संधि, दूसरा है स्तुत्व संधि, तीसरा है जसत्व संधि। अगर कोई पूछे व्यंजन संधि किसे कहते हैं आपको मालूम हो चुका है परिभाषा, एक उदाहरण भी आप देके समझा सकते हैं। और अगर कोई बोले कि व्यंजन संधि के भेद बताइए, तो आप बोल सकते हैं स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, जसत्व संधि। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, याद भी हो गए होंगे। स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि, जसत्व संधि। अगर मेरी ध्वनि क्लियर नहीं आ रही है तो आप देख करके 2-3 बार पढ़ करके याद कर सकते हैं, याद हो जानी चाहिए आपको। स्तुत्व संधि बच्चों, दूसरा है स्तुत्व संधि, तीसरा है जसत्व संधि। अब हम क्रमशः स्तुत्व संधि किसे कहते हैं, स्तुत्व संधि किसे कहते हैं, जसत्व संधि किसको कहते हैं, ये बताएंगे आपको। इस वीडियो में केवल आपको हम बताएंगे स्तुत्व संधि, अगली वीडियो में बताएंगे स्तुत्व संधि और जसत्व संधि।
तो आप संधि किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा, संधि के भेद आपको समझ में आ गया, स्वर संधि किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। आज आपको व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। उदाहरण के द्वारा भी आपको समझ में आ गया कि हाँ इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के 3 मुख्य भेद भी आ गए, स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व संधि। कुछ नहीं है, यहाँ पर 100 बदल चुके हैं, यहाँ पर टॉ है, यहाँ पर जौ है, जसत्व, ठीक है ना। आइए अब आपको बताते हैं स्तुत्व संधि। जो पहला संधि था बच्चों स्तुत्व संधि, पढ़ना तो आ गया ना। स्तुत्व संधि स्तुत्व संधि में देखें तो एक तालवी सौ है बच्चों, एक चू का मतलब चौ वर्ग है, ये 2 आ जाना चाहिए आपको। स्तुत्व संधि तो आपको पढ़ना आ चुका है। स्तुत्व संधि में एक तालवी सौ है, एक चौ है, चौ का मतलब चौ वर्ग है। चौ वर्ग का मतलब समझते हैं ना आप, चौ वर्ग में 5 अक्षर आते हैं ना, चौ, छ, जौ, झ, यौ, ये आता होगा आपको, नहीं आता है तो चौ वर्ग का मतलब होता है बच्चों चौ, छ, ज, झ, यौ और सौ जो है सका। 2 चीजें स्तुत्व संधि में, 2 अक्षर, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तालवी सौ, एक चौ वर्ग। स्तुत्व संधि का एक सूत्र है बच्चों, स्तो, स्चुना, स्चु, ये सूत्र है जो लाल कलर में लिखा गया है, लाल रंग में, ये इसका सूत्र है। सूत्र जब होता है ना बहुत सरल हो जाता है समझने में। तो स्तुत्व संधि को जानने के लिए सूत्र को याद कर लीजिएगा, स्तो, स्चुना, स्चु, स्तो, स्चुना, स्चु, स्चु तो यही है ना, स्चु अलग करे, स्तो, स्चुना, स्चु। अब समझ, इस संधि को, संधि का सूत्र याद कर लीजिए। स्तुत्व संधि का स्तुत्व जो संधि है इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र याद हो गया तो आपको परिभाषा याद करने में कोई नहीं रोक सकता। स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तो, स्चुना, स्चु। अब समझिएगा स्तुत्व संधि किसको कहते हैं, मैं इसको देख के बता रहा हूँ। ये जो 100 है ना, कौन सा 100 हुआ ये, दंती 100, और तौ का मतलब होता है तौ वर्ग है, ठीक है ना। अगर दंती 100 और तौ वर्ग के बाद तालवी 100 और चौ वर्ग आए तो ऐसे ही तो होता ना, दंती 100 या तौ वर्ग के बाद, दिख रहा है आपको, दंती 100 या तौ वर्ग के बाद तालवी 100 या चौ वर्ग आए तो उसके स्थान पर तालवी 100 या चौ वर्ग हो जाता है। यानी कि ये 100 के बाद ये 100 आए तो ये 100 हो जाएगा। क्लियर। दंती 100 के बाद यदि तालवी 100 आए तो जब संधि करोगे उस समय उसका उत्तर तालवी 100 आना चाहिए, ठीक है। तौ वर्ग के बाद अगर चौ वर्ग आए तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, चौ वर्ग आना चाहिए। तौ वर्ग का मतलब आप समझ गए, तौ, थौ, दो, ध, नौ के बाद यदि चौ वर्ग का मतलब होता है चौ, छ, ज, झ, यौ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः चौ वर्ग हो जाएगा। अभी और समझाऊंगा आपको। स्तुत्व संधि आ चुका है, सूत्र आ चुका है, सूत्र को सामान्य रूप से समझ चुके हैं। अब इधर देखिए, जब 100 अथवा तौ वर्ग के बाद, 100 ये वाला है ना, अथवा तौ वर्ग के बाद चौ वर्ग आए तो संधि करते समय 100 को 100 में बदल देते हैं। जो ये 100 है ना, दंती 100 को तालवी 100 में बदल देते हैं तथा तौ वर्ग को चौ वर्ग में बदल देते हैं, बात खत्म। इसको याद करिएगा, नजर गड़ाइएगा ध्यान से, 10 मिनट तक इसी को देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट को पॉज कर लो, देख लो क्या कहा जा रहा है, सूत्र को देखो और इसकी सूत्र से परिभाषा निकालो, ठीक है। उदाहरण देखिए, सतधन चरित्र। अब सतधन चरित्र तौ है ना, तौ वर्ग है, तौ वर्ग का क्या बना देना है। अब क्या कह रहा था, तौ वर्ग का क्या बना दो, कह रहा था चौ वर्ग बना दो, ये चौ वर्ग बन जाएगा। सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र, सतधन चरित्र तौ वर्ग के बाद यदि चौ वर्ग आए, ये तो साफ साफ हो गया, तौ वर्ग के बाद तौ है ना, चौ वर्ग आए तो उसके स्थान पर चौ वर्ग हो जाएगा। तो ये जो तौ का है चौ बन गया, देखो ऐसे ही तो बोला ने, तौ वर्ग का चौ वर्ग, तौ का हमारा क्या बन गया, चौ बन गया, ठीक है ना। हाँ,
उसी बात को हम इस ढंग से भी समझ रहे हैं। स्तुत्व संधि किसे कहते हैं? स्तुत्व संधि का सूत्र है स्तो, श्चुना, श्चुलो। इसको अगर आपको समझना है इस तरीके से, स्तो का मतलब आपको मालूम है सौ, तो का मतलब है तो वर्ग तो थो दो धोनो। उसके बाद यदि 100 आए, ये वाला 100 तालवी 100 आए या चौवर्ग आए तो उसके स्थान पर तालवी 100 या चौवर्ग हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर मैं बराबर का निशान भी लगा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। इस तरीके से आप, अगर आपको थोड़ी समझाना, लो स्तो, श्चुना, श्चु। स्तो का मतलब 100 का मतलब 100 दंती 100 के बाद तालवी 100 आए तो उसके स्थान पर तालवी 100 हो जाएगा। बस 100 का हिसाब खत्म कर दो। इस 100 के बाद ये वाला 100 आए तो ये वाला 100 हो जाएगा। बस 100 का हिसाब खत्म। अब तो वर्ग के बाद चौवर्ग आए तो चौवर्ग हो जाएगा। इस नाप 9 को आप साइलेंट कर लीजिए, बस खत्म। अब तो आ जाएगा ना? हाँ। जब 100 या तो वर्ग के बाद, इसकी बात कर रहे हैं, जब 100 या तो वर्ग के बाद 100 या चौवर्ग आए, 100 या चौवर्ग आए तो 100 का 100 जो 100 था उसका ये वाला 100 तथा तो वर्ग का चौवर्ग हो जाता है। जो तो वर्ग का क्या हो जाता है? चौवर्ग हो जाता है। ठीक है ना? परिभाषा को 2-3 बार आप समझ लिए हैं। अब कुछ उदाहरण दिए हैं इसमें, देख लीजिएगा। जैसे सत धन चरित्र तो आपको पहले ही बता दिया है। सत सभी में हलंत होगा, इतना ध्यान रखिएगा। हलंत होना बहुत जरूरी है क्योंकि हलंत ही ये बताएगा कि यह व्यंजन संधि है। सत धन चरित्र है, सत धन चरित्र सच्चरित्र बनेगा। देखो, अगर आपको बहुत दिमाग को, किसी का कोई बच्चा देख रहा होगा वीडियो तो इतना कठिन है जैसा, कुछ करना नहीं है। सच्चरित्र में चरित्र भी यहाँ पर दिख रहा है आपको, सत में से 100 भी दिख रहा है। बस इस तो का क्या कर देना है, आपको बदलना यही है। व्यंजन संधि आपके लिए सरल हो जाएगी अगर आपको परिभाषा समझ में आ चुकी हो, और बदलना केवल ये हलंत वाले को ही है, आपको बाकी ज्यों का त्यों उतारते हैं। इसको बदलने के लिए क्या करना है, इस तो का चौ बन जाएगा। बस इस तो का चौ बन गया। अगर सच्चरित्र को समझ गए तो आगे को सरलता आएगी, अगर सच्चरित्र को नहीं समझे तो आगे को कठिनाई आएगी। मैंने क्या बोला? सच्चरित्र में चरित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है 100 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हलंत है उसी को बदलना है। हलंत की जगह तो की जगह क्या आ जाना है, तो वर्ग का चौ वर्ग हो जाता है। हमने अध्ययन किया है, नहीं किया है तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। चौ वर्ग का तो वर्ग, यानी कि चौ वर्ग का तो वर्ग होना है तो चौ का तो वर्ग का, यदि चौ वर्ग होना का तो का चौ हो जाएगा। तो का क्या होगा बच्चों? तो का क्या बन जाएगा? चौ बन गया। ऐसे ही बना। और चौ जो बनेगा आधा बनेगा, क्योंकि ये तो जो है आधा है। बहुत कुछ समझा चुका हूँ मैं आपको। चलिए, जगत धन जननी। देखो, जगत धन जननी है बच्चों, तो में हलंत होने के कारण व्यंजन संधि तो है। अब इतना भी है, तो वर्ग के बाद क्या हो जाना चाहिए? चौ वर्ग होना है। तो हमने क्या बदला? जगत भी वही है, जननी दिखाई दे रहा होगा आपको, ज गौ भी दिखाई दे रहा है, केवल तो को बदलना है। तो की जगह हमने क्या कर दिया है? जो लिख दिया है। बस इतना ही है, जगत जननी हो गया। ठीक है ना? क्योंकि तो वर्ग का जो वर्ग हो जाता है, तो जो है ना, सॉरी, तो वर्ग का चौ वर्ग हो जाता है। जो है वो भी चौ वर्ग में ही आता है, चौ छो जो। कस धन चित, कस धन चित, कश्चित तो बना दिया हमने, देख लीजिएगा। चित तो आपको दिखाई दे रहा है, को भी आपको दिखाई, केवल ये बदलना है। आपको ध्यान है, परिभाषा में चले जाइए। जो दंती 100 का दंती 100 है उसका क्या बना देना है हमको? तालवी 100 बना देना है। बस परिभाषा में यही तो सिखाई है हमने आपको। दंती 100 का तालवी 100 बन गया, और बना भी दिया, देखो कश्चित बन गया। कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको कुछ पढ़ना नहीं भी आ रहा है ना, तब भी आप कश्चित लिखने में गलती नहीं करेंगे। क वही है, चित वही है, 100 का जो है तालवी 100 बना देना है। बस वही बात इसमें भी है, देख लीजिएगा।
निस धन छल, छल यहाँ पर लिखा है, नी यहाँ पर लिखा है, ये जो सौ है इसका क्या बना देना है, तालवी सौ बना देना है। दंती सौ का तालवी, इष्टुत्व संधि में दंती सौ का तालवी सौ बनेगा और तौ वर्ग का चौ वर्ग बनेगा। दो ही बात है, बस बात खत्म। ठीक है, ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो पॉज करो और लिख लो इसको अच्छे से। कहीं पर दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दो कि ये यहाँ पर क्यों, कैसे, किस लिए हुआ। अब ये आपके एग्जाम के लिए है, आपको इन पर चर्चा करनी है, बात करनी है। क्या सीखा हमने? हमने सीखा इष्टुत्व संधि। सूत्र क्या है? स्तु स्तुनाश्चु है। क्या कहते हैं? दंती सौ के बाद तालवी सौ आए तो तालवी सौ हो जाएगा, तौ वर्ग के बाद चौ वर्ग आए तो चौ वर्ग हो जाएगा। इसी के आधार पर आपको इन उदाहरणों को क्लियर करना है। देखो, उतधन चारण, उतधन चारण, तौ है ना, तौ के का ये सब में हलंत है। देखो ये सब में हलंत है तो व्यंजन संधि हो गया, बात खत्म। उतधन चारणम, चारण यहाँ आएगा ही आएगा, ऊ का ऊ आएगा, तौ का क्या बनेगा बच्चों? चौ बनेगा। बन गया ना, सच्चरित्र में भी तो बना था। तौ का चौ बनेगा, लेकिन जो चौ बनेगा वह आधा बनेगा। क्योंकि आधा बनेगा क्योंकि तौ में हलंत है। सदधन जन, तौ थो दो, ठीक है, तौ थो दो है ना, तो जन है वो आधा बन गया सज्जन। ये भी तौ वर्ग का ही है। जैसे तौ है ना वैसे दो भी है, क्योंकि तौ थो दो, तौ वर्ग में ही तो आएगा। ठीक है, सदधन जन सज्जन हो गया, जन वहीं पर है, बहुत कठिन नहीं है बच्चों। ये दुष्धन चरित्र है, आपको मालूम है चरित्र भी वही। दुष्धन चरित्र को कैसे लिखोगे? सौ का आपको क्या बना दे, ये तो और सरल हो जाएगा। इस चित्त संधि में सौ का तालवी सौ बना देना है, बात खत्म। ठीक है, तदजय, अब दो भी तो वर्ग में होता है, इतना मालूम हो चुका होगा आपको। तदधन जय तज्जय, और ये जो आधा बन गया उसी के बगल वाला तज्जय बन गया है। हरीश धन सेते को कैसे बना रखा है? सौ का तालवी सौ बनाना, बाकी सेम उतार देना है। एक बार ये तो मेरी इष्टुत्व संधि क्लियर हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपको भली भांति आ चुका होगा। और जिसे नहीं आया होगा एक बार में आ जाएगा, यह जरूरी नहीं है। आप दो बार देखिए, नोट बना लीजिएगा, बार बार अपने नोट को देखिएगा, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, आएगा और आना चाहिए, तभी आपको अगला इष्टुत्व संधि समझ में आएगा। बच्चों, तौ वर्ग का मतलब होता है तौ, थौ, दो, ध और नो, ये तौ वर्ग में आते हैं बच्चों। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा क्या है? चौ वर्ग। चौ वर्ग का मतलब होता है चौ, छ, ज, छ और यम। ये मतलब क्या कहा था हमने? तौ वर्ग के बाद, यानी कि तौ थो दो थ नौ के बाद चौ वर्ग आए तो चौ छ ज झ यो आए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौ छ ज झ यो हो जाएगा। यहाँ पर जो बने ना हमारे, ये चौ वर्ग के हैं। ये जो बीच में चौ ज सौ, ये बीच में दिखाई दे रहा है, और चौ वर्ग का बना। और ये जो यहाँ पर दिखाई देगा तौ दो सौ दो, ये तौ थो दो ध नौ में से एक हो। यहाँ पर तौ वर्ग आएगा और उस तौ वर्ग के स्थान पर चौ वर्ग। कितने प्रकार से मैंने समझा दिया है। तो अगर कहीं पर आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की वीडियो में आप इष्टुत्व संधि सीख लिए हैं। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जो भी दिक्कत होगी उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इष्टुत्व संधि और जसत्व संधि के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।